तो एमेंसलिज्म पढ़ लिया था हमने। आज कंपटीशन होगा। कंपटीशन नेगेटिव नेगेटिव टाइप का रिलेशन है। दोनों का नुकसान, चाहे कम चाहे ज्यादा, नुकसान दोनों का होता है। बैठ जाओ बेटा, जल्दी बैठ जाओ। इस तरफ पीछे चल जाओ। बस अब जल्दी सेटल हो गए सब बच्चे, अब पढ़ाई पे ध्यान देंगे। बहुत खुश है, क्या मामला है? भेजे उसको, खुश तो हो रहा है। बहुत बढ़िया, मिलके खर्च करेंगे। चलो भाई चलो, कोई बात नहीं। तो कंपटीशन नेगेटिव नेगेटिव है, यहाँ नुकसान दोनों का है। बस अब पढ़ाई पे ध्यान दो। हो गया हो गया हो गया। इधर नेगेटिव नेगेटिव। अब तक आपने जितने भी इंटरेक्शन पढ़े, राइट फ्रॉम म्यूचुअलिज्म, बात नहीं अब म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म, प्रोटो कॉपरेशन, पैरासिटिज्म, प्रीडेशन, एमेंसलिज्म, सबके सब इंटर स्पेसिफिक हैं। लेकिन आज जब हम कंपटीशन पढ़ रहे हैं तो कंपटीशन इंटर और इंट्रा दोनों ही होता है। अरे कंपटीशन इंट्रा स्पेसिफिक भी होता है, इंटर स्पेसिफिक भी होता है। कंपटीशन दोनों ही प्रकार का है। यहाँ एक ही स्पीसीज के मेंबर के बीच भी कंपटीशन होगा और दो अलग अलग स्पीसीज के मेंबर के बीच भी कंपटीशन होगा। लेकिन क्योंकि म्यूचुअलिज्म से लेकर अब तक हम इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन पढ़ते आए हैं, इसलिए कंपटीशन पढ़ते हुए भी हमारा फोकस, हमारा ध्यान इंटर स्पेसिफिक पर ही होगा। क्या कंपटीशन सिर्फ इंटर स्पेसिफिक होता है? इंट्रा भी होता है, लेकिन हम पढ़ते हुए इंटर स्पेसिफिक पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि हम अब तक जितने भी इंटरेक्शंस पढ़ते आए हैं सब के सब इंटर स्पेसिफिक है। इसलिए कंपटीशन पढ़ते हुए भी हमारा ध्यान इंटर स्पेसिफिक पर ही होगा। बेटा जनरली ऐसा माना जाता है, जनरली ऐसा माना जाता है कि कंपटीशन वहां होगा जहां दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होगी। बात सही है। जितनी क्लोज होती है उतनी रिक्वायरमेंट सेम होती है, और जितनी रिक्वायरमेंट सेम होगी कंपटीशन तो आएगा ही। अरे कंपटीशन वहां होता है जहां रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं। ये भी बात सही है, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है तो फिर उनके लिए कंपटीशन होगा ही सही। दोनों बातें सच है, दोनों बातें सही है, लेकिन हमेशा के लिए सही नहीं है। अरे कंपटीशन तो तब भी होता है जब दो दूर दूर की स्पीसीज होती है, बस रिक्वायरमेंट सेम होनी चाहिए। अरे कंपटीशन तब भी होता है जब रिसोर्स
अनलिमिटेड होते हैं। तो कंपटीशन में रिसोर्स लिमिटेड में भी हो रहा है, रिसोर्स अनलिमिटेड में भी हो रहा है, कंपटीशन दो क्लोजली में भी हो रहा है, दो डिस्टिंक्ट मतलब दूर दूर वाली स्पीसीज में भी हो रहा है। लेकिन अगर मैं आज आपसे पूछूं कि कंपटीशन दो क्लोजली में भी होता है, दो डिस्टिंक्ट में भी होता है, ज्यादातर किस में होता है? मोस्टली वहीं पर देखने को मिलेगा जहां दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होगी, लेकिन ओनली वहां भी होता है जहां दो डिस्टिंक्ट स्पीसीज होती है। अरे ये बात सब बच्चों को क्लियर है? तो फिर चलो अपोज करते हैं कि भाई दो डिस्टिंक्ट में कैसे होता है और रिसोर्स अनलिमिटेड है तब कैसे होता है। तो यहाँ पर इन दोनों बातों को हम देखते हैं, और इसके लिए सबसे पहले आप बच्चों को तुरंत लिए चलते हैं बेटा साउथ अमेरिका। पहुंच गए बेटा, और यहाँ पर आप बच्चे देख पा रहे हैं कि कुछ कम पानी की झील यहाँ पर है, जिन्हें आप शैलो वाटर लेक के नाम से पुकार रहे हैं। और इस झील के अंदर यहाँ पर आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ इस झील के अंदर जू प्लैंकटन रह रहे हैं। यहाँ इस झील के अंदर जू प्लैंकटन रह रहे हैं। ये देखिए आप, जू जू देख रहे बेटा। और इनको खाने के लिए इस झील की मछलियां तो होती ही है, और यहाँ इनको खाने के लिए ये तो है ही, बेटा आराम से, बाहर से फ्लैमिंगो बर्ड भी आती है। फ्लैमिंगो बर्ड भी इनको खाने के लिए आ रही है। मैं डायग्राम बनाऊंगा, लेकिन डायग्राम पे मत जाओ बेटा, उसके पीछे छुपी हुई भावनाओं को समझना। प्रयास है, कामयाबी मिले कोई जरूरी नहीं। बेटा ये आप देख सकते हैं कि कैमल तो नहीं लग रहा ना बेटा? बहुत बढ़िया, ओहो गजब। अगर ऐसा है तो ये देखो आप, फ्लैमिंगो बर्ड भी इसको खाने आ रही है। बेटा क्या इन मछलियों और इस बर्ड की फूड रिक्वायरमेंट सेम है? क्या इन मछलियों और इस बर्ड में इस फूड को लेकर कंपटीशन है? क्या ये मछली और ये बर्ड क्लोजली रिलेटेड है? अरे कहा ना आपसे, कंपटीशन तो दो डिस्टिंक्ट के बीच भी होता है। क्लोजली और डिस्टिंक्ट का मतलब टैक्सोनॉमी के हिसाब से, टैक्सोनॉमिकल क्लोज, टैक्सोनॉमिकल डिस्टिंक्ट, उसके हिसाब से बात चल रही है। आप कहेंगे कि सर आपने कैसे कह दिया कि दूर दूर वाली है, पास पास वाली है, ऐसे कैसे पता लगेगा? अरे टैक्सोनॉमी के हिसाब से पता लगेगा। ये फिशेस है और ये बर्ड है, तो ये कितना डिस्टिंक्ट ग्रुप आ गया। अगर ऐसा है तो बेटा समझ जाइए, कंपटीशन तो वहां भी होता है जहां दो डिस्टिंक्ट स्पीसीज होती है, बस रिक्वायरमेंट सेम होनी चाहिए। एक काम करो बेटा, थोड़ी देर के लिए इस बर्ड को कहीं ले जाओ। हटा दिया? जब आपने इस बर्ड को हटा दिया तो क्या इसकी एब्सेंस में इन मछलियों का फीडिंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगा? फेवरेबल कंडीशन बढ़ जाएगा? इनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ जाएगा? अरे इनका आर बढ़ जाएगा। ठीक बात है, लाओ वापस लाओ, वापस लाओ। जैसे ही ये बर्ड आती है, क्या इसकी प्रेजेंस में इनकी फीडिंग एफिशिएंसी कम, इनके लिए फेवरेबल कंडीशन कम, इनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कम, तो फिर इनका आर भी। अरे कंपटीशन को समझाने का एक और तरीका मिल गया। जब एक स्पीसीज की प्रेजेंस में
दूसरी स्पीसीज की टोटल फिटनेस, उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, उसका आर कम हो जाता है, उसको भी कंपटीशन कहते हैं। अरे क्या कंपटीशन फिटनेस पे फर्क डालता है? ज्यादा दूर मत जाओ, आप अपने ऊपर लेकर ही इस बात को सोचिए। अगर आपको वही 200 क्वेश्चन घर पे सॉल्व करने के लिए मिले और वही 200 क्वेश्चन एग्जाम हॉल में मिले, फर्क पड़ता है। एग्जाम हॉल में न चाहते हुए भी हम एक्स्ट्रा गलत करके आते हैं, क्योंकि वो कंपटीशन का प्रेशर है और उसकी वजह से हमारी फिटनेस में कमी आ रही है। अरे कंपटीशन फिटनेस में कमी लेके आता है बेटा। अगर हम उनको घर पे सॉल्व करें तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हम इस तरह का कोई प्रेशर फील ही नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो ये बात यहाँ पर ये समझा रही है कि एक स्पीसीज की प्रेजेंस में जब दूसरी स्पीसीज का फिटनेस, उसका बायोटिक पोटेंशियल, उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, उसका आर कम हो जाता है, उसको भी कंपटीशन के नाम से ही पुकारेंगे। सब बच्चों को क्लियर है? अब ये एक बात और सुन लेना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसकी प्रेजेंस में इसको ही फर्क पड़ रहा हो, अरे इसकी प्रेजेंस में उसको भी फर्क पड़ रहा है, क्योंकि कह दिया ना मैंने, कंपटीशन नेगेटिव नेगेटिव। आपकी बात क्लियर है? तो क्या कंपटीशन ओनली वहां होता है जहां दो क्लोजली रिलेटेड है? ऑलवेज वहां है जहां दो क्लोजली है? अरे दो डिस्ट्रिक्ट के बीच भी कंपटीशन हो सकता है, और दो डिस्ट्रिक्ट के बीच कंपटीशन कैसे हो रहा है ये आपके एनसीईआरटी ने इस तरह से इसको समझाया। ठीक बात। चले तो फिर दूसरी बात को भी अपोज कर देते हैं कि कंपटीशन वहां भी होता है जहां पर रिसोर्सेज अनलिमिटेड, लिमिटेड तो है ही, वहां भी होता है जहां अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड में कैसे कंपटीशन होता है, इसको समझाने के लिए आज आप बच्चों को इंटरफेरेंस कंपटीशन समझाया जाएगा। इंटरफेरेंस कंपटीशन आज आपको समझाया जा रहा है, और इंटरफेरेंस कंपटीशन तब हो रहा है जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। कैसे? आओ देखते हैं। तो फिर इसको समझने के लिए भी आओ बेटा चलते हैं, एक फॉरेस्ट में चल के देखें क्या चल रहा है। आ जाओ। ऐसी टेम्परेचर कम करवाया जाए, मतलब हाँ करवाते बेटा, अभी रुक जाओ, पहले पढ़ लो। यहाँ ये रहा एक बड़ा सा फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट में यहाँ बीच में एक छोटा ग्रास लैंड भी है, जहां हमने देखा कि आज यहाँ 12-15 हिरण बैठे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं या जो भी। अब बुलाएंगे बेटा, तुम चिंता मत करो, पढ़ो पहले। अब इस बात की खबर जंगल के 4-5 भेड़ियों को लग गई। चारों पांचों कह रहे हैं, एक ने दूसरे से कहा कि भाई खाना खाना बहुत है, आज पार्टी है। दूसरे ने कहा तो फिर देर किस बात की, चलो सब चलते हैं। क्या चारों पांचों भेड़िए आपको भागते हुए दिख रहे हैं? 12-15 की। जब इस तरह की कोई हलचल होती है तो अलार्म सिग्नल बजते हैं। इस बात की खबर, चिड़िया चहक रही है, इस बात की खबर उधर से गुजर रहे राजा जी के कानों में आ गई। आज मेरे होते हुए कौन शिकार करने आ गया? यहाँ का सबसे बड़ा शिकारी तो मैं हूँ, बेटा लॉयन कह रहा है। और ऐसा सोच के चलो चल के देखते हैं, ये भी पूरी रफ्तार से उस तरफ जा रहा है। क्या सब बच्चों के मन में ये इमेज बन पा रही है कि उधर से भेड़िए और इधर से लॉयन, बीच में बेचारे हिरण? देख पा रहे बेटा आप बच्चों से एक सपोर्ट चाहिए। कोई भी बालक या बालिका हिरण को खबर ना करे। अभी वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, वो ग्रेजिंग कर रहे हैं करने दीजिए, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इधर से भेड़िया और इधर से लॉयन, बीच में बेचारे हिरण। किस्मत की बात है दोनों एक साथ वहां पर पहुंचते हैं, तो दोनों के एकदम ब्रेक लगेंगे ना बेटा, बिल्कुल दोनों के एकदम ब्रेक लग जाते हैं।
अरे पैर घिसते हुए जा रहे हैं, धूल उड़ रही है। हाँ, जब पैर घिसेंगे तो धूल तो उड़ेगी ना। यहाँ लॉयन अपने आगे वाले पैर को उठा के धूल हटा रहा है और अब ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। दहाड़ मारता है, ये आया है शिकार करने। ये जब ये जोर से दहाड़ मारेगा तो ये सब एक दूसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कोई मतलब नहीं, खिसक लो, निपटा देगा। अगर ऐसा है तो सब जिसको जहां मिली जगह मिली वहीं से ये निकल के भाग रहा है। अरे जब धूल उड़ रही थी तो ये भी तो भाग रहे थे। जरा ध्यान से अब बात समझ लेना। खाना पीना इतना कि दोनों मिल बांट के खाए, किसी के कम ना पड़े, फिर भी कंपटीशन आ गया। कंपटीशन आया है ईगो का, सुपीरियरिटी का, मैं बस मैं, इस बात का कंपटीशन है। अरे कॉम्पिटिटिव बड़ा सुपीरियर अपने आंखों के सामने इंफीरियर को शिकार करते नहीं देख सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। और कॉम्पिटिटिव बड़े सुपीरियर ने आकर इंफीरियर के काम में इंटरफेयर कर दिया। इस तरह के कंपटीशन को क्या कहेंगे? इंटरफेरेंस कंपटीशन के नाम से पुकारा जाएगा। और यहाँ पर भले ही खाना बहुत है, रिसोर्स बहुत है, फिर भी कंपटीशन क्रिएट हो रहा है। और वो कंपटीशन किस बात का? ईगो का। ईगो का कंपटीशन है। मैं बस मैं सुपीरियर हूँ, मेरे सामने कोई भी यहाँ शिकार नहीं कर सकता, इस बात का कंपटीशन है। बेटा, क्या भेड़िए का खाना भाग गया तो उसको नुकसान हुआ? नेगेटिव। क्या लॉयन के हाथ कुछ लगा क्या? नेगेटिव। दोनों का नुकसान। कुछ बच्चे कह देते हैं कि सर लॉयन खाने थोड़ी आया था, तो देखने आया था। अरे भले ही देखने ही आया हो, भाग के तो आया ना, एनर्जी तो खर्च करी ना। नुकसान दोनों का है, चाहे कम चाहे ज्यादा, नुकसान दोनों का होगा। ठीक बात समझ पा रहे हैं आप? यहाँ क्या इसने इसकी बॉडी पे नुकसान पहुंचाया कि खाना भगा के? इस तरह के कंपटीशन को आप इनडायरेक्ट कंपटीशन के नाम से भी पुकारेंगे। और यहाँ कॉम्पिटिटिव बड़ा सुपीरियर अगर है तो ये कंपटीशन आ रहा है। और रिसोर्स भले ही ज्यादा है, फिर भी कंपटीशन क्रिएट हो रहा है। इंटरफेरेंस कंपटीशन। अब लिखना बंद करके थोड़ा सा दिमाग लगाना जो मैं कह रहा हूं उस पर। एक मिनट इधर बेटा, थोड़ा सीन में परिवर्तन होगा, रिटेक होगा। लेकिन इस बार बेटा ठंड रखो आप। इस बार हम चाहते हैं कि 12-15 की जगह 2 ही हिरण कर दें। राइट बेटा? इस बार 12-15 नहीं रखेंगे, 2 ही हिरण रखेंगे। बाकी सारी चीजें वैसे ही चलेगी। उधर से भेड़िए, इधर से लॉयन, एक साथ पहुंचे, ब्रेक भी लगे, धूल भी उड़ी। लेकिन क्या इस बार लॉयन कहेगा कि खाना कम है रे, कोई बात नहीं, तू खा ले? क्या उसका ईगो खत्म हो जाएगा? मेरे शब्दों पे ध्यान देना बेटा। इंटरफेरेंस कंपटीशन के लिए रिसोर्स का अनलिमिटेड होना एसेंशियल कंडीशन नहीं है। इंटरफेरेंस तो तब भी होगा जब रिसोर्स लिमिटेड होंगे। मैंने जानबूझकर अनलिमिटेड को फॉलो किया क्योंकि मुझे तो इस बात को अपोज करना था। बात समझ? क्या इंटरफेरेंस तब ही होता है जब रिसोर्स लिमिटेड है? तब ही होता है जब अनलिमिटेड है? क्या दोनों में होता है? ये बात, इंटरफेरेंस दोनों कंडीशन में देखने को मिलेगा। लेकिन स्पेशली हमने ये बात अनलिमिटेड के लिए इसलिए फॉलो की क्योंकि हम तो इसको अपोज करना चाहते थे कि यहाँ पर रिसोर्स अनलिमिटेड है, फिर भी कंपटीशन आ रहा है। सब बच्चों को क्लियर भाई?
चलो तो फिर दोबारा एक और रिटेक ले लें। फिर सीन बदला जा रहा है। इस बार यहाँ 12-15 हिरण ही होंगे, लेकिन लायन की जगह पर हंटिंग डॉग आएंगे। शिकारी कुत्ते इस तरफ से आ रहे हैं। डॉगी कहो, कुत्ते कहते अच्छा नहीं लगता। तो यहां से बेटा इधर से भेड़िया और इधर से डॉग, ये यहाँ पर अब हिरण वही है बेटा 12-15। और जब दोनों वैसे ही सब कुछ हो रहा है, एक साथ पहुंचेंगे। क्या हो गया भाई? ऐसी तो इसके लिए कोई भी एक जाके बोले हो ना बेटा। है? ऐसी कम चले कि ज्यादा चले, पैसा तो बराबर ही लगेगा। उससे पैसा क्या बचेगा बेटा? इसको एक बार बंद करके चालू करवाते हैं। अरे ये ऐसी कूलिंग क्यों नहीं कर रहा? तो इधर से वही सब चीजें। पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। पढ़ने वाले बच्चों को ये गर्मी ये सर्दी नहीं लगती है बेटा। ये पढ़ने नहीं, ऐसी की हवा खाने आए हैं और कुछ भी नहीं है। ये क्या मतलब है? मैंने तो निकाह गर्मी लग रही है, क्या हो रहा है? कोई नहीं आ रही, मेरे पास भी नहीं आ रही उतनी कूलिंग। सबको हो रहा है, वो चीज हो रही है। पर आप भाई ठीक है, जब अपन रुकते अभी कहीं तो वहां कहते हैं बीच में ही सर ऐसी ये वो, क्या है? चलो आगे बढ़ो, वो कंडीशन स्केप कर दी जाएगी, आगे चलते हैं हम। हो गया, नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक तो समझ में आ गया ना कि इंटरफेरेंस अनलिमिटेड लिमिटेड दोनों में होता है। बात क्लियर है बेटा? एक और कंडीशन हम लेके आ रहे थे जिसमें मैंने आपसे कहा था कि इस तरफ से भेड़िए और इस तरफ से डॉग आ रहे हैं। खाना उतना ही 12-15 यहाँ पर है, और जब ये दोनों साथ में पहुंचेंगे वैसे ही सब कुछ हुआ। लेकिन इस बार भेड़िए डॉग्स को, डॉग्स भेड़िए को इशारा कर देंगे कि तुम उधर से घेरो, हम इधर से घेरते हैं। झगड़ा किस बात का? खाना बहुत है। खाना बहुत है, किस बात का झगड़ा है? ईगो तो है ही नहीं। ईगो वाली तो कोई बात ही नहीं है। अरे मिल बांट के खाई। तो मैंने आज आपको यहाँ इस एग्जाम्पल में 3 कंडीशन फॉलो कर दी है। तीनों कंडीशन सब बच्चों को क्लियर होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या थी, मैं रिपीट करूंगा यहाँ पर। पहली कंडीशन में हमने कहा था आपसे कि जब बड़ा सुपीरियर ईगो वाला आएगा तो इंटरफेरेंस हो रहा है। रिसोर्स भले ही अनलिमिटेड, रिसोर्स लिमिटेड, फिर भी ईगो वाला आया, फिर इंटरफेरेंस हो रहा है। और तीसरी कंडीशन में मैंने कहा कि रिसोर्स अनलिमिटेड है, लेकिन कोई भी ईगो वाला बीच में नहीं है, तो फिर बंटवारा हो जाएगा। इस बंटवारे को कोई भी बच्चा अभी रिसोर्स पार्शनिंग ना कहे। ये रिसोर्स पार्शनिंग नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा। ये बंटवारा किसी भी प्रकार से रिसोर्स पार्शनिंग नहीं है। लेकिन तीनों कंडीशन सबको क्लियर है? पहली कंडीशन, आप मुझे पीछे नाम बोलना कि वो इंटरफेरेंस है कि बंटवारा है, क्या हो रहा है? रिसोर्स अनलिमिटेड बड़ा सुपीरियर, रिसोर्स लिमिटेड बड़ा सुपीरियर, रिसोर्स अनलिमिटेड ऑलमोस्ट बराबर के, बंटवारा। आप समझ पा रहे हैं आप अच्छे से? चलो एक और कंडीशन आगे बढ़ाते हैं और आप रिसोर्स लिमिटेड कर देते हैं। ये पत्ता हटा दूं क्या? रिसोर्स लिमिटेड है,
जल्दी नोट कर लो। आगे थर्ड केस में कंपटीशन कैसे नहीं है कंपटीशन यार, एक बात कान खोल के सुन लेना, कंपटीशन कभी खत्म नहीं होता है, कम हो सकता है, खत्म कभी नहीं होता। भले से डॉग भेड़िए को इतना ही धक्का मारे कि उधर के सब कंपटीशन तो होगा, तो चाहे स्पेस का ही क्यों ना हो, कंपटीशन कभी खत्म नहीं होता। क्योंकि जितने बच्चे मेडिकल एग्जाम दे रहे हैं उतनी ही मेडिकल सीट्स भी अवेलेबल करवा दी जाए, फिर भी कंपटीशन रहेगा। मुझे तो वही कॉलेज चाहिए। कंपटीशन कम किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। सही बात है। अभी जितने बच्चे क्लास में हैं उससे ज्यादा टेबल्स क्लास में लगी हुई है, इधर का एरिया खाली है, फिर भी कंपटीशन है, मुझे तो आगे ही बैठना है। समझ रहे हैं? तो ये कंपटीशन मैं कहना चाह रहा हूं कि कम किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। उसके लिए भले मैं 1 घंटे पहले आके आगे वाले टेबल पकड़ लूं। समझ रहे हैं आप? तो ये कंपटीशन है। चलिए अब पेज पलटते हैं। रिसोर्स लिमिटेड है, लिमिटेड। कोई भी दो स्पीसीज लॉन्ग टाइम एक एरिया एक साथ नहीं रह सकती। मैं रिपीट करूंगा, फिर सुनो और सोचना इस बारे में। रिसोर्स लिमिटेड है, कोई भी दो स्पीसीज लॉन्ग टाइम एक एरिया एक साथ नहीं रह सकती। थोड़े भी सुपीरियर की प्रेजेंस में इंफीरियर या तो हट जा या मर जा। सुपीरियर की प्रेजेंस में इंफीरियर का हटना या फिर मरना गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहलाता है। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहलाता है बेटा। रिसोर्स लिमिटेड होने ही चाहिए। कह दिया ना, बस कह दिया। रिसोर्स लिमिटेड होंगे। कोई भी दो स्पीसीज, वैसे तो गॉस क्लोजली रिलेटेड कहते थे, लेकिन मैं कहूंगा कि हर उन दो स्पीसीज में होगा जिनकी रिक्वायरमेंट सेम है। लॉन्ग टाइम एक एरिया एक साथ को एडजस्ट ना। अरे थोड़े भी सुपीरियर की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ सुपीरियर स्पीसीज, इंफीरियर या तो हट जा या फिर मर जा। सुपीरियर की प्रेजेंस में इंफीरियर का हटना और मरना, यही गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। वैसे तो गॉस ने दो क्लोजली रिलेटेड की बात की थी, लेकिन यहां ये हर उन दो स्पीसीज के बीच में होगा जिनकी रिक्वायरमेंट सेम। हमारे पास हटजा का एग्जाम्पल भी है, हमारे पास मरजा का एग्जाम्पल भी है। चलो पहले मरजा पे चलते हैं। चले बेटा, आओ। तुरंत चिप लो, जल्दी, पत्ता पलटेगा।
और मर्जा को समझने के लिए चलो बेटा चलते हैं गैलापागोस आइलैंड। बिल्कुल वही समझ में आएगा मर्जा। हटा दो अब। हम अगर आपकी नोटबुक में स्पेस है तो आप एक्सटिंक्ट के आगे एरो लगा के लिख सकते हैं जो अब हम लिख रहे हैं, नहीं तो अलग से भी लिख सकते हैं, जैसा आप ठीक सकते। आ जाओ तो फिर गैलापागोस आइलैंड चलते हैं बेटा। ये वही है जहां आप घूम के आ चुके हैं पहले। डार्विन फिंचेस के लिए गए थे। यहाँ एक बड़ा सा टोर्टोइज रहता था बेचारा, एबिंगडन टोर्टोइज। और इसके लिए मैं पहले ही कह देता हूं, हर्बीओर, ग्रास खाता था, ग्रास। अगर मैंने कह दिया ग्रास खाता था तो इसका मतलब समझ जाओ टेरेस्ट्रियल एरिया से ज्यादा अडेप्टेड है। डार्विन के बाद ये आइलैंड्स बहुत फेमस हो गए थे। लोग यहाँ घूमने जा रहे हैं, साइंटिस्ट स्टडी के लिए जा रहे हैं। ऐसी रिक्वायरमेंट्स जब बढ़ी तो वहाँ होटल्स खुल गए, और होटल्स में चाय कॉफी की रिक्वायरमेंट बढ़ी तो उस केस में होटल वालों ने बकरियां इंट्रोड्यूस करवा दी, चाय कॉफी मीट के लिए जो भी रहा। तो यहाँ पर अब ये लोग आ गई। ये भी ग्रास खाती है, ये भी ग्रास खाता है, दोनों ग्रास पे फीड करेंगे, लेकिन ये हायर ग्रेजर है तो आइलैंड ही। थोड़े ही टाइम में ग्रास कम पड़ने लग गई, रिसोर्स लिमिटेड होने लगा। तो अब बकरियां टोर्टोइस को पास आने ही नहीं देती, मार मार के भगा रही है कि भाग जा रहे टोर्टोइस, ग्रास नहीं है। आप आराम से सुनते रहेंगे, बीच में नहीं बोलना। अब बेचारे टोर्टोइस के पास तीन रास्ते हैं, या तो छोड़ दे, या बदल ले, और कुछ ना कर पाए तो मर जाए। यही बात है। छोड़ने के लिए किनारे आके देखा, कहीं और चलते हैं, लेकिन हर तरफ पानी ही पानी। कभी इतना दूर जाके भी तो नहीं देखा, क्योंकि वो तो बेचारा टेरेस्ट्रियल से अडेप्टेड था। तो छोड़ने का रास्ता नहीं मिला, बदलने का तो वैसे ही नहीं है, क्योंकि बदलने में टाइम लगता है, बदलना इतना आसान नहीं है। यहाँ तो मुसीबत आ ही गई, एक एक करके टोटोइस का मरना शुरू हो गया। और देखते ही देखते विद इन डिकेड, 10 साल के अंदर अंदर उस आइलैंड के सारे टोटोइस एक्सटिंक्ट हो गए। बेटा संभालो अपना। तो यहाँ उस आइलैंड पर टोटोइस एक्सटिंक्ट हो गए बेटा, विद इन डिकेड, 10 साल के अंदर। और अगर ऐसा हुआ तो उस केस में हमें ये समझ में आ गया कि जब रिसोर्स लिमिटेड होते हैं तो सुपीरियर की प्रेजेंस में इंफीरियर को बढ़ना पड़ता है। ठीक बात, सबको क्लियर है अच्छे से? इधर देखते रहे। नुकसान दोनों का है, नुकसान टोर्टोइस का भी है, नुकसान इस बकरी का भी है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि बकरियों का क्या नुकसान, बेचारा टोर्टोइस तो मर ही गया। जो बच्चा ऐसा सोच रहा है वो कंपटीशन को रिजल्ट पे जाके सोच रहा है। मना किया था ना मैंने, कंपटीशन को रिजल्ट पे जाके नहीं सोचना है। अरे कंपटीशन तब सोचना है जब कंपटीशन हो रहा हो। जब तक इलाके में एक भी टोर्टोइज रहेगा, कुछ तो घास खाएगा, बकरी की रिसोर्स पे कमी लाएगा। अरे वहां पर अगर ऐसा हुआ तो फिर नुकसान तो उसका भी तो होगा ना, चाहे कम चाहे ज्यादा, नुकसान दोनों का है। कुछ बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि सर
आगे चलकर बकरियों को भी तो आपस में झगड़ा हो जाएगा, मर जाएगी, बकरियां भी तो मरेगी। बकरी आगे चलकर मरे जिए उसकी वो जाने। हमने अब तक गॉस को प्रूव कर दिया ना कि सुपीरियर की प्रेजेंस में इंफीरियर मर गया ना बेचारा। अब आगे क्या होता है आपको क्या लेना देना। बकरियां मर जी तेरे मन में आएगी। ये बात याद ही रखना, इकोलॉजी में उतना ही सोचना है जितना एग्जामिनर आपको सोचने के लिए कह रहा है। ज्यादा दूर की बिल्कुल नहीं सोचना देता, क्योंकि एक बार की बात है, एक स्टेटमेंट आया, सही और गलत आप बताएंगे। एग्जाम में आया हुआ स्टेटमेंट है, सही और गलत आप बताइए। एक फॉरेस्ट से 80% टाइगर हटा देने पर डियर पॉपुलेशन बढ़ जाती है, सही या गलत? लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 80% टाइगर हटे, डियर पॉपुलेशन बढ़ी, ज्यादा घास खा गए, घास कम पड़ गई, डियर आपस में लड़के मर गए। क्या आपको स्टेटमेंट में लिख के दिया है कि 100 साल बाद क्या हुआ? तो जब आपको इस तरह से कहा ही नहीं जा रहा तो आप क्यों सोचते हैं बेटा इतनी दूर की? जो इंस्टेंट हो रहा है वही सोचो ना भाई। आगे चलकर क्या होगा क्या नहीं होगा वो बाद में देखेंगे। अगर ऐसा पूछना ही है तो 100 साल लिख के देगा, 50 साल लिख के देगा, एक ड्यूरेशन बताएगा, तब हम वैसा सोचने लग जाएंगे। लेकिन जब तक वो लिख के ना दे तब तक हम तो जो इंस्टेंट हो रहा है उतना ही सोचेंगे बेटा। जबरदस्ती से एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं, उतना ही सोचो जितना एग्जामिनर सोचो, मतलब सोचने के लिए कह रहा है, सोचवा रहा है नहीं, सोचने के लिए कह रहा है। ठीक बात? राइट राइट राइट। वैसे एक बात है बेटा, अगर टोटोइस बदल लेता तो बच जाता। अगर वो ग्रास के लिए, ग्रास के अलावा कुछ और खाना शुरू कर देता तो बच जाता। बेचारा कर नहीं पाया क्योंकि बदलने में नहीं लगता। अगर वो बदल लेता तो क्या उस इलाके में एक और नया निके आ जाता? क्या उस इलाके में नंबर ऑफ निके बढ़ जाते? क्या टोर्टोइस का निके दूसरों से स्पेशलाइज हो जाता? अरे इससे तो एक बात और समझ में आ गई भाई कि किसी भी एरिया में जब नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा तो फिर कंपटीशन भी। और अगर कंपटीशन लगातार 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 चलता 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 जा रहा है तो क्या उस एरिया में निके स्पेशलाइजेशन के चांस बढ़ जाएंगे? अरे क्या उस एरिया में नंबर ऑफ निके बढ़ जाएंगे? क्या उस एरिया की निके डेंसिटी बढ़ जाएगी? नंबर ऑफ निके को ही निके डेंसिटी कहते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो ये तब होगा जब टाइम मिलेगा, ये तब होगा जब टाइम मिलेगा। लेकिन यहाँ तो मुसीबत आ ही गई तो बेचारे को मरना पड़ा। लेकिन उसे एक लंबा समय मिल जाता तो वो स्पेशलाइजेशन की तरफ जाता, नंबर ऑफ निके बढ़ जाते, निके डेंसिटी बढ़ जाती। देखते हैं कितने बच्चे मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट समझ पाते हैं ध्यान से। एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, कंपटीशन अच्छा है। कंपटीशन नए कैरेक्टर लेके आता है। एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो कंपटीशन अच्छा है। लेकिन जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो कंपटीशन के आगे नेगेटिव नेगेटिव लिखता हूं, जो इंस्टेंट हो रहा है उसको देखकर। लेकिन ओवरऑल अगर लॉन्ग टाइम के हिसाब से देखा जाए तो कंपटीशन अच्छा है। अरे अब तक हमारी अर्थ पे जब आप एवोल्यूशन की बातें करते हैं तो बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक पहुंचने की जर्नी में कंपटीशन का बड़ा रोल रहा है। डार्विन इसको बहुत फेवर करते थे। कंपटीशन नए कैरेक्टर को प्रमोट करता है। बेटा हर बार
अच्छा कैरेक्टर ही डेवलप हो जरूरी, लेकिन हम पहले अब तो यही कहेंगे ना कि कंपटीशन जब आ रहा है तो नए कैरेक्टर मतलब अच्छे कैरेक्टर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा है तो बेटा यहाँ कंपटीशन एवोल्यूशन के हिसाब से पॉजिटिव है, लेकिन मैं नेगेटिव नेगेटिव क्यों लिखता हूँ? जो इंस्टेंट हो रहा है उसको देख। ठीक बात, ये बातें हो रही है, एक और बात सुनो क्योंकि बच्चे ये चीज करते रहते हैं, उनको क्लियर हो जाना चाहिए। शुरुआत से जब अर्थ बनी तब से लेकर एवोल्यूशन होता आया और अब सब कुछ सेटल हो चुका है। सेटल होने के बाद अब क्या क्या हो रहा है वो इकोलॉजी है। नहीं पहुंच पा रहा क्या? मैं दोबारा बोलता हूँ, अर्थ बनी, एवोल्यूशन भी हुए, सब चीजें डेवलप हुई और अब डेवलप हो चुकी है, फॉरेस्ट बन चुका है। तो फॉरेस्ट डेवलप हो गया तो उसके अंदर कितनी स्पीसीज रह रही है, कितने ट्रीज वहां पर रह रहे हैं, कितने हार्ब श्रब जो भी रह रहे हैं, तो वो सब आपस में क्या क्या इंटरेक्शन कर रहे हैं वो इकोलॉजी है। ये समझना मेरी बात को बेटा। तो इकोलॉजी को एवोल्यूशन से ऐसे डायरेक्टली लिंक मत कर दिया करो। इकोलॉजी तो एवोल्यूशन के बाद जब सब कुछ सेटल हो गया, एवोल्यूशन तो अभी भी चल रहा है, लेकिन जो एक स्टेबल स्टेज पे जब हम आ गए तब अब उनके बीच में क्या क्या इंटरेक्शन चल रहे हैं वो सब की स्टडी इकोलॉजी है। तो इसलिए इकोलॉजी में अगर मैं कंपटीशन को नेगेटिव नेगेटिव कह रहा हूं तो इंस्टेंट देख के कह रहा हूं, और ऑल अगर टाइम देकर देखा जाए तो कंपटीशन अच्छा है, वो नए कैरेक्टर लेके आता है। अब तो क्लियर है बात? तो यहां ये जरूर याद रखिएगा। अब एक बात और सुनो, चलो इतनी बातें हो रही है तो आपको तो याद होगा, कंपटीशन दो प्रकार का है, इंट्रा और इंटर। अच्छे कैरेक्टर लाने के लिए, सुपीरियर कैरेक्टर लाने के लिए मैं कौन से कंपटीशन को ज्यादा प्रायोरिटी दूं? इंटर को। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ज्यादा प्रायोरिटी पे रहेगा। ऐसा क्यों? गजब, मैं समझ गया बेटा। इधर बोर्ड पे देखो, मान लीजिए, मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी बातें आपको एवोल्यूशन में सर बताएंगे। तीन बच्चे हैं, ए बी और सी नाम के। मैंने ए वाले बच्चे को देखा कि ये टॉप 10 में रहता है अपने क्लास में, अपने पेज में जहां भी पढ़ रहा है। बी वाले बच्चे को देखा कि ये 400 से 500 की रैंक में रहता है। सी वाले बच्चे को देखा कि ये भी 500 की रैंक में रहता है। मैंने आज इस बी वाले से कहा कि बेटा तेरा कंपटीशन इस सी वाले के साथ है। बी वाला मस्त घूम रहा है क्योंकि वो जितना पढ़ता है उससे इतनी रैंक तो आती है कि सी वाले से आगे रहता है, मस्त में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस दिन मैंने इस बी वाले से कह दिया कि बेटा तेरा कंपटीशन इस ए वाले के साथ है, दिमाग जन्ना रहा। क्या ऐसा किया जाए जिससे कि मैं यहां से वहां पहुंचू? लॉन्ग टाइम तक बैठकर पढ़ने की आदत नहीं है, कोशिश की जा रही है। अपना स्टडी शेड्यूल बदलने की कोशिश की जा रही है। क्या नया 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 किया जाए, हमेशा सोचना जारी है, रेगुलर सोचा जा रहा है। बेटा ये सारी कोशिशें कब शुरू हुई? जब बराबर वाला साथ था या सुपीरियर आया? यहाँ तक ये लिंक, जब इंट्रा, आप देखो लिंक करना मेरे इन शब्दों को, जब इंट्रा स्पेसिफिक होते हैं तो सब लगभग बराबर के हैं। जब इंटर स्पेसिफिक आता है तो कोई एक सुपीरियर बीच में आता है। तो अच्छे कैरेक्टर आने के चांस सुपीरियर के साथ ज्यादा होंगे कि बराबर वालों के साथ? ये अब तो बात समझ पा रही है।
तो कंपटीशन इंट्रा भी है, कंपटीशन इंटर भी है, लेकिन ज्यादा बढ़िया कैरेक्टर आने के चांस इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन में होते हैं। तभी तो आपके एनसीईआरटी लिख रही है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज अ पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। पोटेंट फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जो जीन में चेंज को इंड्यूस करता है। जीन में चेंज होगा तभी तो नया कैरेक्टर आएगा। तो पोटेंट फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जो जीन में चेंज को इंड्यूस करता है। तो कौन सा कंपटीशन इस तरह का इंडक्शन ज्यादा डेवलप करेगा? इंटर स्पेसिफिक। बच्चों यहाँ ये मत कहना कि तो तीनों बच्चे हैं, ये तो सब एक ही स्पीसीज के हैं। ये अरे मैं तो सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपके मन में सुपीरियर और बराबर वाले की बात समझ पे आए। और जब सुपीरियर आता है तब नए कैरेक्टर आने के चांस बढ़ जाते हैं। नया कैरेक्टर आने के चांस अगर बढ़ेंगे तो वही कंपटीशन ज्यादा अच्छा माना जाएगा जिसमें नए कैरेक्टर आ रहे हैं। और वो कौन सा होगा? इंटर स्पेसिफिक। अब तो आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट हमारे पास में हटजा के बाद में मर्जा के बाद में हटजा का एग्जाम्पल भी है। और हटजा को समझने के लिए ये रिमूवल, चलो चलते हैं कॉर्नेल का एक्सपेरिमेंट समझें। और कॉर्नेल गॉस के सपोर्टर थे। अपना एक्सपेरिमेंट इसी बात के लिए कर रहे हैं कि गॉस जो कहते हैं सच कहते हैं। हाँ, सच के सिवा कुछ नहीं। यहाँ ये स्कॉटलैंड पहुंच गए और यहाँ पर इंटरटाइडल रॉकी इंटरटाइडल जोन को देख रहे हैं। और इस एरिया में बार्नेकल की दो स्पीसीज रह रही है बेटा। एक का नाम तो है बैलेनस और एक का नाम है कैथेमेलस। बैलेनस, कैथेमेलस। बैलेनस साइज में थोड़ा बड़ा है बार्नेकल, इसे सुपीरियर कह रहे हैं। सुपीरियर। और कैथेमेलस छोटा है तो इंफीरियर। स्कॉटलैंड के रॉकी इंटरटाइडल एरिया में आप हैं। यहाँ बार्नेकल की दो स्पीसीज है, बैलेनस और कैथेमेलस। बैलेनस सुपीरियर है, कैथेमेलस इंफीरियर। एक मिनट में पेज पलट रहा हूँ, वापस वहीं आऊंगा अभी। आप देख पा रहे हैं कि ये रहा यहाँ पर इंटरटाइडल एरिया जहां पड़ी है चट्टानें, जिसपे कैथेमेलस भी रह रहा है, बैलेनस भी रह रहा है। लहरें आती है, फूड पार्टिकल बहा के लाती है और दोनों खाते हैं, मस्त रहते हैं। लेकिन आपने एक्सपेरिमेंटल इस चट्टान पे जाने वाली लहर को रोक दिया। सिर्फ चट्टान, सारे समुद्र की लहरें नहीं रोकती। जैसे ही आपने ऐसा किया वैसे ही यहाँ फूड सप्लाई बंद हो गई। थोड़े ही टाइम में यहाँ पर रिसोर्स कम पड़ गए और जब रिसोर्स कम पड़ गए तो उस केस में अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बैलेनस कैथेमेलस को खाने नहीं देता। सुपीरियर कौन है? खाने नहीं देता। बेचारा कैथेमेलस क्या करे? छोड़ दे, बदल ले या मर जाए? बदलने का रास्ता नहीं है क्योंकि बदलने में टाइम लगता है। तो उसने छोड़ना प्रीफर किया क्योंकि उसके पास रास्ता है। वो धीरे धीरे पास वाली चट्टान पर शिफ्ट हो रहा है। अगर ऐसा है
तो बच्चों देख सकते हो जिसके पास छोड़ने का रास्ता नहीं था वो मर रहा है, और जिसके पास छोड़ने का रास्ता है वो छोड़ रहा है। तो यहाँ उसी के आगे, यहाँ इसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, वहां के थे मैंने इसके आगे। यहाँ पर रिसोर्सेस लिमिटेड हो गए, और अब आपने देखा कि यहाँ कैथेमेलस को इंफीरियर को सुपीरियर की प्रेजेंस में क्या होना पड़ा, रिमूव। बस ये देखिए। तो अब आपके पास में बोर्ड पर तीनों बातें देखने को मिल रही है। जब रिसोर्स लिमिटेड हो जाते हैं तो सुपीरियर की प्रेजेंस में इंफीरियर छोड़ दे, बदल ले या मर जाए। तीनों बातें एक साथ दिख रही है, छोड़ दे, बदल ले या मर जाए। दोनों के पास में बदलने का रास्ता, क्योंकि बदलना आसान, बदलने में एवोल्यूशन। अगर ऐसा है तो वो कर ही नहीं पाए, और उनको वहां पर एक को हटना और एक को मरने पड़ा। ठीक, ये पेज आगे बढ़ा दूं कि यही रहना है अभी? कर लो बेटा, नोट करो जल्दी से। आज आपको कंपटीशन वाली एनसीईआरटी, कंपटीशन जो दिया है एनसीईआरटी में, उसे ढंग से पढ़ना है। और आज आपके एनसीईआरटी का पत्ता 2-3-2 से लेकर 2-3-8 हो जाएगा। रोज पत्ते बढ़ते जा रहे हैं एनसीईआरटी के। ईएलपी मिल गई क्या आपको? जितना हो गया उतना आज ही निपटा देना। अब थोड़ा सा मेरे शब्दों का एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है इधर बोर्ड। अभी तक मैंने आपसे कहा कि जब रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, बच्चों लिखना बंद करके इधर ही देखना है पूरी तरह से। जब रिसोर्स लिमिटेड होते हैं तो कोई भी दो स्पीसीज लॉन्ग टाइम एक एरिया एक साथ नहीं रह सकते, हमेशा नहीं। क्या ये बात हमेशा है? हमारी नेचर में, ध्यान देना भाई, हमारी नेचर में कुछ ऐसे प्रूफ भी उपलब्ध हैं जहां भले ही रिसोर्स लिमिटेड है, लेकिन स्पीसीज एक दूसरे को भगाने के बजाय साथ रहना फोकस कर रही है। अरे कुछ स्पीसीज का ऐसा मानना है कि लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, लड़ाई झगड़े में तो दोनों का नुकसान है भाई, क्यों ना साथ मिल के रहा जाए। जो भी थोड़ा, रिसोर्स लिमिटेड है ना, जो भी थोड़ा मिला है उसे मिल बांट के खाया जाए। अरे जितना भी थोड़ा हमारे पास है उसका बंटवारा कर लिया जाए, और उस थोड़े का बंटवारा कर लेना रिसोर्स पार्शनिंग कहलाता है। अब देखो थोड़ा, एक बार बोर्ड पे देखो। जब अभी आज मैंने कंपटीशन की शुरुआत की थी तो यहाँ भी बंटवारा शब्द यूज किया था, वो ज्यादा का बंटवारा था। रिसोर्सेज अनलिमिटेड थे उस टाइम पर।
12-15 नहीं बनता, वो ज्यादा का बंटवारा है। ज्यादा के बंटवारे को रिसोर्स पार्शनिंग नहीं कहते, थोड़े के बंटवारे को कहते हैं। अरे जब रिसोर्स अनलिमिटेड है तो बंटवारे में तो दिक्कत ही नहीं है। किस बात की दिक्कत जब ज्यादा है रिसोर्स? बात तो तब आती है जब लिमिटेड हो और फिर बंटवारा हो। ये रिसोर्स पार्शनिंग में आपको उसी के लिए पढ़ा रहा हूं जब रिसोर्सेस लिमिटेड है। अनलिमिटेड में तो हो ही जाता है, वो कौन सी नई बात है? उसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात तब है जब रिसोर्स लिमिटेड हो और फिर बंटवारा हो, और यहाँ एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे से नीके ओवरलैप कर लिया जाए, नीके ओवरलैपिंग हो जाए, ये बड़ी बात है। ठीक बात। तो रिसोर्स पार्शनिंग आपके एनसीईआरटी जब समझा रही है तो आपसे कह रही है कि कंपटीशन होता है, होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जब रिसोर्स लिमिटेड होते हैं तो हमेशा भगाया नहीं जाता। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है जहां साथ भी रहा जा रहा है, भगाने के बजाय साथ रहकर मिल बांट के खाना प्रमोट हो रहा है। उसे किस नाम से पुकारेंगे? सही बात है बेटा। तो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या गोस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नेचर में हमेशा देखने को मिलेगा? हाँ, नेचर में रिसोर्स पार्शनिंग भी होती है। अच्छा, एक्सक्लूजन और पार्शनिंग में अगर मैं आपसे पूछूं कि ज्यादा क्या होता है? एक्सक्लूजन, भगाया ही जाता है पहले तो। अरे इस तरह की सोच हर किसी में नहीं होती कि थोड़ा है और उसे बांट लो, भगाया ही जाता है। लेकिन हाँ, हमेशा नहीं। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जहां पर साथ रहा जाता है और भगाने के बजाय मिल बांट के खाया जा रहा है, जैसा कि मैक ऑर्थर ने अपने एग्जाम्पल में देखा, अपना एक्सपेरिमेंट। इन्होंने ये देखा कि वार्बलर बर्ड की 5 स्पीसीज, वार्बलर बर्ड 5 स्पीसीज एक ही ट्री पर रह रही है। मैंने एक ट्री लिखकर आपको बता दिया रिसोर्स लिमिटेड है। वार्बलर बर्ड की 5 स्पीसीज एक ही ट्री पर रह रही है, लेकिन बच्चों के मन में तो आ ही रहा है सर, जब कम होता है तो फिर नहीं बांटा जाता। क्यों बांटे? कम है, ऐसे कैसे हो सकता है कि पांचों स्पीसीज एक ही ट्री पे रह लेगी? बात सही है बेटा आपकी, जब कम होता है तो बंटवारा बहुत मुश्किल है, फिर भी हुआ क्योंकि नेचर ने कुछ नए अडेप्टेशन। अगर वो अडेप्टेशन नहीं आते तो भगाया ही जाता। अरे इन पांचों ने साथ रहने के लिए अपना फीडिंग टाइम बदल लिया। देखो अडेप्टेशन, कोई सुबह खाओ, कोई शाम को खाओ, तो कोई दिन को, तो कोई एक दूसरे के आमने सामने आना ही नहीं है, क्योंकि आमने सामने आते हैं तो लड़ने का मन करता ही है, इसलिए अलग अलग टाइम पे खाया जाए। अरे इन्होंने यहाँ 4 एजिंग पैटर्न्स बदल लिए बेटा। 4 एजिंग पैटर्न का मतलब खाने के तरीके, कोई लीफ खाओ, कोई फ्रूट खाओ, कोई दूसरी चीजें खाओ जो भी वहां पर है। या फिर बुक्स में ऐसा समझाया जाता है कि इन्होंने तो ऐसा कर लिया। 4 एजिंग पैटर्न कैसे बदले? कुछ बर्ड ऐसी है जो ट्री के इन्हीं पार्ट्स पे ही फीड करती है बस, कुछ ऐसी है जो इधर ही फीड करती है, कुछ इधर ही फीड करती है, ऐसे अलग अलग पार्ट ही बना ली उन्होंने।
ऐसा करने से कंपटीशन ज्यादा या कम? खत्म मत कह देना, कंपटीशन कभी खत्म नहीं होता। मैंने समझा दिया है आपको, कंपटीशन कम होगा और साथ रहना आसान हो जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं। फीडिंग टाइम और फोरेजिंग पैटर्न अगर नहीं बदलते तो पार्शनिंग होती कि एक्सक्लूजन? फिर तो भगाया ही। अरे साथ रहने के इन्होंने को एग्जिस्टेंस को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर ये दोनों चीजें की है बेटा, फीडिंग टाइम और फोरेजिंग पैटर्न को बदला। राइट 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 राइट। स्टेटमेंट आ रहा है, सुनते समय थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगा। गॉस के कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के लिए रिसोर्स का लिमिटेड होना एसेंशियल कंडीशन है। मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं, सच के सिवा कुछ नहीं। आपको बस इतना बताना है कि समझ में आया कि नहीं आया। क्यों नहीं आया बेटा? अभी अभी क्या कहा था मैं रिपीट करता हूं बेटा। गॉस के कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के लिए रिसोर्स का लिमिटेड होना एसेंशियल कंडीशन है, लेकिन हर लिमिटेड रिसोर्स में एक्सक्लूजन होगा जरूरी? नेचर में रिसोर्स पार्शियल शब्दों पे ध्यान देते आओ बेटा। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के लिए रिसोर्स लिमिटेड ही होना चाहिए, हाँ, लेकिन हर लिमिटेड में एक्सक्लूजन होगा। एक्सक्लूजन के लिए लिमिटेड ही होना चाहिए, लेकिन हर लिमिटेड में एक्सक्लूजन ऐसा नहीं। अरे नेचर में तो रिसोर्स पार्शनिंग नहीं है। आपको समझ की बात को? टाइम लग चुका, टाइम लग चुका। अब तो जो हो रहा है वो देख रहे हैं हम। इकोलॉजी एवोल्यूशन नहीं है, ये एडेप्टेशन आ चुके हैं। उसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया है कि एक ट्री पे 5 रह रही है। ठीक है, इन्होंने यहाँ मैकऑर्थर ने ये नहीं देखा कि इनके सामने इन्होंने ऐसा किया। ऐसा ये कर चुके हैं। मैकऑर्थर तो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। मेरी बात पहुंच पा रही है बेटा? तो मैं फिर कह रहा हूं आपसे, इकोलॉजी और एवोल्यूशन को इस हिसाब से सोचना। एवोल्यूशन हो चुका है, अब जो हो रहा है वो क्या है? वो इकोलॉजी है। ठीक बात। ये मन में नहीं आना चाहिए कि इनको फॉरेजिंग पैटर्न बदलने में भी तो टाइम लगा है, ये हुआ है। लगा होगा भाई, लग चुका। अब जो है उसकी बातें चल रही है। टोर्टोइज 10 ही साल में मर गया। 10 साल तो हमने देख लिया कि वो नहीं बदल पाया भाई, तो हमने तो इकोलॉजी पढ़ ली वहां पर 10 साल में। अब उसको अगर हम 100 साल 200 साल 500 साल देखते रहते, वो अलग बात होती, वो एवोल्यूशन का पार्ट है। लेकिन इकोलॉजी में तो हमने कहा कि वो एक्सटिंक्ट। यस, आप क्या पूछ रहे? कंपटीशन में निके ओवरलैप कर रहा है, इसीलिए कंपटीशन आ रहा है। यहाँ तो निके ओवरलैप जानबूझ के करवाया गया है, उसकी बातें हो रही, भगाने की बात नहीं हो रही। भाई आपका जो कहने का मतलब है वो ये है कि रिक्वायरमेंट सेम है इसलिए कंपटीशन, बात सही है। लेकिन ये तो जानबूझ के रिक्वायरमेंट को सेम करना चाहते हैं, और उस निके ओवरलैप करने के लिए इन्होंने ये चीजें कर ली है। ये कह रहा हूं मैं आपसे, ठीक है।
अब देखो, बकरी और टॉर्टोइस का नीचे शुरुआत में ओवरलैप था, लेकिन उन्होंने तो अलग अलग करने की कोशिश की है। वहां ओवरलैप रखा नहीं गया, यहाँ रखा जा रहा है। ठीक बात, आगे बढ़ जाए। एक आखिरी टर्म आती है कंपटीशन, और वो है कॉम्पिटिटिव रिलीज। बहुत सिंपल है सब कुछ, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है हमारे सोचने के तरीके से। कॉम्पिटिटिव रिलीज, आओ फिर इसको भी समझ ही ले, चलते हैं एक फॉरेस्ट में। चले बेटा, पहुंच गए। बोर्ड पे देख लो, एक बात समझ लेते हैं। हमने देखा कि इस तरफ फॉरेस्ट में यहाँ एक भेड़िया रहता है, बेचारा बेचारा ही है। आज सुबह सुबह उठा, बिल्कुल बेटा, ब्रश भी किया, सोचा चलो कुछ खा लेते हैं। जा ही रहा था और अचानक वापस आ गया, क्योंकि उसे डर लगता है कहीं वो ना मिल जाए। वो कौन है समझ रहे हो बेटा आप? एक दिन वो इधर जा रहा था, फिर वापस आ गया। एक दिन इधर जा रहा था, फिर वापस आ गया। एक दिन इधर जा रहा था, फिर वापस आ गया। डर लगता है कहीं कोई भी बालक या बालिका ना कहे कि सर इसी गोले में घूमेगा क्या। नहीं बेटा, जो वो इधर भी जा सकता है जब ये उधर जाए। बस कहो खुले मन से नहीं घूम सकता, क्योंकि उसे डर लगता है। अरे बहुत डराता है ये, ले जाओ इसे कहीं। आपने इसको एक्सपेरिमेंटल रिमूव कर दिया, और जैसे ही इसे रिमूव किया, अगले दिन भेड़िया उठता है, ब्रश, हाँ बिल्कुल ब्रश करता है, और अब तो रुकने का काम ही नहीं है। ओहो हो, अब तो चाल बदल गई, लहरा के चल रहा है। समझ पा रहे हैं क्या? देखते हैं कितने बच्चे स्टेटमेंट समझ पाते हैं। कॉम्पिटिटिव सुपीरियर की प्रेजेंस में इंफीरियर का घूमना फिरना रेस्ट्रिक्टेड है। सुपीरियर को हटा देने पर इंफीरियर का घूमना फिरना अपने आप बढ़ जाता है। अरे कंपटीशन हटा, रिलीज बढ़ी। कंपटीशन हटा, रिलीज बढ़ी, उसी को कहते हैं, सही बात है, कंपटीशन के हट जाने पर रिलीज का बढ़ जाना, वही कॉम्पिटिटिव रिलीज कहलाता है। तो यहाँ पर सुपीरियर की प्रेजेंस में इंफीरियर का घूमना फिरना रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन जब उसको हटा देंगे तो इंफीरियर का घूमना फिरना अपने आप बढ़ जाएगा। उसी को आप कॉम्पिटिटिव रिलीज कहते हैं। ठीक बात। अब सुनो सुनो, इधर लिखना नहीं है, अब इधर बेटा, अभी थोड़ी देर पहले हम एक इंटरटाइडल जोन में यहाँ पर कैथेमैलस और बैलेनस दोनों को देख रहे थे। एक बार में बात पहुंचनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। बैलेनस की प्रेजेंस में कैथेमैलस का चट्टान छोड़ देना एक्सक्लूजन है। रिपीट करूं क्या? बैलेनस की प्रेजेंस में कैथेमैलस का चट्टान छोड़ देना, अरे बैलेनस को हटा देने पर कैथेमैलस का पूरी चट्टान पे फैल जाना रिलीज है। समझ पा रहे क्या? ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ दोबारा रिपीट किया। आपके एनसीईआरटी, आपके एनसीईआरटी जब पत्ता 2, 3, 5 पे लिखती है, तो वहां पर बेटा ये वाला एग्जाम्पल जिसे कॉम्पिटिटिव रिलीज समझाया ना, उसके तुरंत बाद कॉर्नेल का एक्सपेरिमेंट लिखा। तो हमें ऐसा लगता है कि कॉम्पिटिटिव रिलीज का एग्जाम्पल है कॉर्नेल एक्सपेरिमेंट।
लेकिन जिन शब्दों में एनसीईआरटी वहां लिख रही है वो तो एक्सक्लूजन ही है, वो तो वैसे अगर हायर बुक्स में पढ़ा जाता है तो कॉर्नेल के एक्सपेरिमेंट को रिलीज के लिए लिखा गया है। अब कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है, आ गया तो बढ़िया, कोई बात नहीं। हम यहाँ क्या करना है, हमें पहले वो सुन लो। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कॉर्नेल एक्सपेरिमेंट किसके लिए था, तो आंसर कॉम्पिटिटिव रिलीज होगा, क्योंकि जितनी भी हायर बुक्स है सब के अंदर रिलीज ही लिखा होगा। लेकिन अगर ये लाइन जो एनसीईआरटी की लाइन है वो अगर आपको दे दी जाती है तो फिर एक्सक्लूजन करना पड़ेगा। ठीक बात। क्या हुआ बेटा, पंखा बंद करना है चालू करना है, क्या करना है? तो कॉम्पिटिटिव रिलीज, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कॉर्नेल का एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर था, रिलीज पर था, लेकिन अगर वो लाइन जो एनसीईआरटी की है वो लिखी आ जाती है तो आपको क्या करना है, एक्सक्लूड। चलो हम भी एनसीईआरटी की लाइन को देख ही लेते हैं। एनसीईआरटी है क्या आगे है। बहुत यहाँ से हाँ, यहाँ से अच्छा, इधर से बेटा, सारे पेज नहीं दिख पाएंगे इस वाले को ना, स्लाइड पे। अच्छा अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया, ऐसे जाओ। बहुत बहुत ठीक है, ये यहाँ आ जाओ बेटा, 2 3 5 लिखा है ना। अच्छा, जो जो हो जाएगा ये मोर पे जाके होगा, ऐसे नहीं होगा। अच्छा, अच्छा दिख पा रहा है कैसे बच्चों को, और जूम हो जाएगा क्या, कैसे करूं, यहाँ पर ऐसे ऐसे, बहुत बढ़िया। अब इसको नीचे तो हाथ से ला सकते हैं, यहाँ से। अच्छा बहुत बढ़िया बेटा, बहुत गजब, बहुत बढ़िया। जब हम पत्ता 2 3 4 से पढ़ते हुए आते हैं तो लिखा है कि द occurrence of competition in nature comes from what is called competitive release। अब इसी के बारे में समझाया है। A species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of a competitively superior is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed। वही बात हुई, जब हमने लाइन को हटा दिया था तो भेड़िए का घूमना फिरना बढ़ गया। इसके तुरंत बाद देखो कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, उसके तुरंत बाद लिखा है, तो ऐसा लग रहा है कि उसी का एग्जाम्पल है। Show that on the rocky sea coast of Scotland, the larger and competitively superior barnacle Balanus dominates the intertidal area and exclude the smaller barnacle Cathamelus from that zone। Exclude, exclude, इसका मतलब समझ रहे हैं, ये तो एक्सक्लूजन ही है बेटा, बड़े ने छोटे को भगा, ये तो एक्सक्लूजन ही है। तो याद रखो अगर यही लाइन लिख के आती है तो आपको एक्सक्लूजन करना है। लेकिन
अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये एक्सपेरिमेंट किसके लिए था तो क्या करना है, एक बात यहां पर इसका क्या मतलब है? इन जनरल हर्बिवोर्स एंड प्लांट्स अपीयर टू बी मोर एडवर्सली इफेक्टेड बाय कंपटीशन देन कार्निवोर। अच्छा, मतलब प्लांट और हर्बिवोर कार्निवोर से ज्यादा कंपटीशन झेलते हैं। पीछे अगर क्यों लगा दूं तो नंबर ज्यादा है। हाँ बेटा, नंबर की ही बात है। कैसे और समझते हैं। यहाँ पर जैसे आप जब किसी भी फूड चेन को बनाते हो तो ये रहे प्रोड्यूसर्स, ये रहे हर्बिवोर, कार्निवोर। अच्छा जल्दी से बताओ, तीनों में सबसे ज्यादा नंबर किसका है? उसके बाद उसके बाद इसका मतलब सबसे कम नंबर किसका है? तो रिसोर्स को लेकर होने वाला सबसे कम कंपटीशन किस में है? थोड़ा सा दिमाग लगाना। एक्चुअली बच्चों को फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में टाइगर दौड़ता, लायन भागता, लड़ता दिखता है तो उनको ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा कंपटीशन वही चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बेचारे प्लांट्स की भी तो सोचो रे। एक तो नंबर सबसे ज्यादा, एरिया तो उतना ही है, नंबर सबसे ज्यादा, और बेचारे हर बात का कंपटीशन खेल रहे हैं। लाइट, स्पेस, मिनरल, वाटर, हर बात का कंपटीशन खेल रहे हैं। तो बताइए सबसे ज्यादा कंपटीशन तीनों में कौन झेल रहा है? उसके बाद उसके बाद क्यों? नंबर से। अब तो समझ पा रहे बेटा? तो अब ऐसा याद ही रख लेना, आगे चल के दोबारा पूछूंगा मैं आपसे, जब आप प्रोड्यूसर से कार्निवोर की तरफ जाते हैं तो नंबर का, तो इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन भी का। तो ये कंप्लीट हो गया कंपटीशन बेटा, इतना ही जानना है इसके अंदर। और आप इको सिस्टम की तरफ हम बढ़ते हैं। हाँ, एज इफेक्ट बता देते हैं। वेटलैंड भी समझा देते हैं, क्योंकि वो टर्म भी एनसीईआरटी लिख रही है। तो आज सभी बच्चे पत्ता 2-3-2 से लेकर 2-3-8 तक घर पे पढ़ लेंगे। एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ लेना है अच्छे से, ये सोचते हुए कि किस पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक बात। चलिए तो फिर कुछ इकोसिस्टम की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजी पे पहले बात करते हैं। पहले एक बात ये जानो कि आपने इकोलॉजिकल ऑर्डर में पहले ऑर्गेनिज्म पढ़ा, पॉपुलेशन पढ़ा, कम्युनिटी पढ़ा, कम्युनिटी के 3 कैरेक्टर, डाइवर्सिटी, डोमिनेंस, स्ट्रेटिफिकेशन। क्या तीनों स्ट्रक्चरल कैरेक्टर थे? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल में डिफरेंस जानते हो क्या? जो हमें दिखता है, जो हो रहा है दिख नहीं रहा, फंक्शनल। एक बात है। फिर मैंने आपसे कहा कि जब भी कोई बायोटिक कम्युनिटी किसी नए एरिया में पहली बार आती है तो टाइम के साथ, एनवायरनमेंट में चेंज के साथ स्ट्रक्चर कंपोजिशन बदलता है। क्या वो सक्सेशन था? जब क्लाइमैक्स कम्युनिटी पे आ गए तो वहां पर बहुत सारी स्पीसीज एक साथ रहकर कुछ ना कुछ इंटरेक्ट कर रही थी, तो क्या वो स्पीसीज इंटरेक्शन था? तो आज स्पीसीज इंटरेक्शन भी कंप्लीट हो गया, तो कम्युनिटी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप इकोसिस्टम आता है, उसी पे हमें चलना है, लेकिन उसके पहले कुछ टर्मिनोलॉजी पे चर्चा कर रहे हैं। जैसे सबसे पहली टर्म इकोटॉन, जो आप पढ़ चुके हो। इकोसिस्टम 1 इकोसिस्टम 2 के बीच ओवरलैपिंग या ट्रांजिशन जोन इकोटॉन कहलाता है। इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको
समझा दिया था लिटोरल जोन। आज दूसरा एग्जाम्पल हम एस्चुरीज भी लिखेंगे। क्या होती है एस्चुरीज? जहां रिवर मीट ओशियन, नदियां समुद्र से मिलती है, उस एरिया को आप एस्चुरी के नाम से पुकारते हैं। यहाँ पर अगर नदियां हैं तो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, और अगर समुद्र भी है तो मैराइन वाटर ऑर्गेनिज्म भी है, और दोनों है तो ये इकोटॉन है। बच्चों, इसे आप बोलचाल में डेल्टा के नाम से भी पुकारते हो। तो ये वही एरिया है जहां रिवर मीट ओशन, मतलब कि ये एक प्रकार का संगम एरिया है जो कि समुद्र और नदियों का है। यहीं पर मैं वेटलैंड का नाम नहीं लिखूंगा। वेटलैंड्स भी एक प्रकार की इकोटॉन एरिया ही है। यहाँ पहले तो दिमाग में आना चाहिए कि वेटलैंड कहते किसको है? क्या है वेटलैंड्स? इधर इधर इधर, ये रहा बड़ा सा ओशन, और ये आप देखेंगे ऐसे, ये हमारी अर्थ का नॉर्मल टेरेस्ट्रियल एरिया। ये इधर पानी ही पानी, पानी ही पानी, पानी, बड़ा ओशन। थोड़ा दिमाग में इमेज बनाना, नॉर्मल टेरेस्ट्रियल एरिया से थोड़ा डाउन एरिया, ओशन के नियर बाई एरिया, जहां ओशन का पानी लगातार इसको फ्लडेड करके रखा हुआ है। ऐसे एरिया को आप वेटलैंड कहते हैं। इसे वेटलैंड के नाम से पुकारेंगे। इमेज बन गई। इधर पूरा टेरेस्ट्रियल, इधर पूरा एक्वेटिक। क्या यहाँ पर टेरेस्ट्रियल प्लस एक्वेटिक होगा? तो ये इकोटॉन है या नहीं है? हमारे मैंग्रोव्स वही वेटलैंड एरिया है। तो वेटलैंड्स के बारे में आपके एनसीईआरटी कुछ बता रही है, और वो आपको अरकाटा मार्श वाली एक बात भी आपको एनसीईआरटी ने पॉल्यूशन में जाके लिखी है। वो सब क्या है जानने के लिए समझ पा रहे? जाओ, चले जाओ। बेटा, पहले तू सेलेक्ट हो जा, फिर पार्टी करेंगे अपन जम के। वाह भाई रेहान, कहाँ बैठा है ये रेहान? क्लास में बैठा है ये शायद, हाँ? पता नहीं यार बेटा, यार हमें कैसे पता लगेगा कहाँ बैठा? हाँ देखो आप, जाओ, हाँ बेटा, आ जाओ, बाहर आ जाओ।